हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी बागवानी और आज की डेट है 4 नवंबर। 4 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज द हिंदू में और द इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे आज के इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। शुरुआत करते हैं। देखो, टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लो क्योंकि इसी पे पीडीएफ पोस्ट करते हैं। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी इश्यूज हो रिगार्डिंग यूपीएससी, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे मेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, सिर्फ 206 डेज बचे हैं हमारे प्रीलिम्स में। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि टाइम कम है, काम ज़्यादा है, लेकिन याद रखना एफर्ट्स काउंट हो रहे हैं। ठीक है, एफर्ट जो कर रहे हो ना, काउंट हो रहे हैं। कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, तो जस्ट कीप वर्किंग। आगे बात करते हैं टुडे इज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। तो देखो भाई, इस तरह का एटीट्यूड रखना है। इफ़ यू किक मी व्हेन आई एम डाउन यू बेटर प्रे आई डोंट गेट अप। तो बस लोग जो हैं आपको नीचे गिराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ठीक है, आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, आपको सेल्फ डाउट से भरने की कोशिशों में लगे हुए हैं, बट डू नॉट लेट देम सक्सीड। ठीक है, आप सक्सेसफुल हो और उन सभी के मुंह पे ताला लगाओ। आगे बात करते हैं। पहला आज का आर्टिकल है मोना लोआ के बारे में। क्या है भाई मोना लोआ? मोना लोआ जो है एक वॉल्केनो है, इस तरह का देख रहे हो, है ना। मोना लोआ जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है और अब ऐसा हो सकता है कि फटने वाला है। ठीक है, इरप्ट होने वाला है। तो बेसिकली ये जो ग्राउंड है यहाँ पे मोना लोआ के आसपास, मोना लोआ बेसिकली हवाई में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हवाई आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ठीक है, जो जिसके ऊपर जो हक है वो यूएसए का है। ठीक है, तो हवाईयन जो आइलैंड है उनमें से एक है मोना लोआ। मोना लोआ का जो ग्राउंड है वो बहुत बुरी तरह शेक कर रहा है, स्वेल कर रहा है, और ये समझ में आ रहा है कि कभी भी मोना लोआ जो वोल्केनो है फट सकता है, इरप्ट हो सकता है। तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि उनको नहीं पता कि ये कब फटेगा, कब इरप्ट होगा, लेकिन ये जो बिग आइलैंड है हवाई का, इसमें सारे जो यहाँ पे रेसिडेंट्स थे, लोग रह रहे थे, उन सभी को इवैक्यूएट कर दिया गया है, खाली करवा दी गई है पूरी जगह। अब मोना लोआ क्या है? देखो भाई, पहले इसकी लोकेशन देखो। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है यूएसए। ठीक है, ये नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। नॉर्दर्न अमेरिका के पास में यहाँ पैसिफिक ओशन आता है। पैसिफिक ओशन के आप थोड़ा और वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखता है हवाई। ठीक है, ये हवाई के जो छोटे छोटे ये आइलैंड ग्रुप्स दिख रहे हैं ना, इसमें ये एक आता है मोना लोआ। ओके, मोना लोआ इज वन ऑफ देम। ओके, तो ऑलमोस्ट जो सबसे सदर्न वाला है वही है मोना लोआ। ओके, तो इसकी लोकेशन ध्यान रखना, एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है। और दूसरी चीज ये कि हवाई जो है ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो, ये जो मोना लोआ है हवाई में है और लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, काफी वॉल्यूमिनस, काफी फास्ट मूविंग लावा इसमें होता है और बहुत ज्यादा ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है एक बार फटने के बाद। ओके, वॉल्केनो होता क्या? देखो, वॉल्केनो एक वेंट या एक फिजर होता है अर्थ के क्रस्ट में, जिससे लावा बाहर आता है, ऐश बाहर आता है, रॉक्स एंड गैसेस इरप्ट होती हैं। तो जैसे देखो, ये है हमारा वॉल्केनो। ओके, ये वॉल्केनो है और वॉल्केनो के नीचे ये देखो, यहाँ से एक ऐसा लावा का जो पूरा सोर्स है हमारे अर्थ के अंदर, ये लावा का सोर्स है। ठीक है, मेंटल के अंदर, क्रस्ट के अंदर, ये जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, ये अर्थ की क्रस्ट है, ये माउंटेन भी एक तरह से क्रस्ट है। और यहाँ पे एक तरह से फिजर जब होता है और इससे जब लावा बाहर आता है, दैट इज नोन टू बी वॉल्केनो। ओके, तो एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो होता है जो रिसेंटली इरप्ट हुआ हो। ठीक है, और जो मेंटल होता है, जैसे आपको पता होगा कि अर्थ है, अर्थ की 3 लेयर्स हैं बेसिकली। ठीक है, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, ये है कोर। ओके, तो मेंटल जो है यहाँ पे सारा, ये जो सारा वीक जोन होता है, यहाँ पे एक मेंटल के ऊपर एक वीक जोन होता है जिसका नाम क्या होता है? एस्थेनोस्फियर। ठीक है, एस्थेनोस्फियर। इस एस्थेनोस्फियर के थ्रू ही जो यहाँ पे लावा जनरेट हो रहा है ना कोर और मेंटल में, वो इस एस्थेनोस्फियर के थ्रू ही क्रस्ट तक जाता है और क्रस्ट से बाहर निकल के वॉल्केनो के फॉर्म में बाहर आता है। ओके, ऑलराइट। मटेरियल्स जो रीच होते हैं, ग्राउंड तक पहुंचते हैं, लावा हो गया, वोल्केनिक बॉम्ब्स हो गए, पायरोक्लास्टिक डिब्रिस हो गए, डस्ट, ऐश, गैसेस, ये सब। ठीक है, तो सल्फर कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, ये सारी जो चीजें हैं ये पहुंचती हैं ग्राउंड तक। ओके, जब वोल्केनो फटता है तो दूसरी चीज, मेजोरिटी जो वॉल्केनोज होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द वॉल्केनोज कहाँ पे आपको मिलते हैं? अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स पे मिलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे ये अर्थ का सरफेस है, तो ये अर्थ का सरफेस अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स से बना हुआ है। ठीक है, कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स में आपस में मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, कोई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में पास आती है, इस तरह से कंप्रेशन होता है, कोई इस तरह से डाइवर्जेंस होता है, और कोई एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड पास होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेट्स के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा
प्रोबेबिलिटी होती है अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज की आने की, ठीक है। तो ये जो बाउंड्रीज हैं अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की, वहां पे सबसे ज्यादा वोल्केनोज आपको मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे में शिफ्ट होती रहती है, बम्पिंग होती रहती है प्लेट्स की। अच्छा, दूसरी चीज, जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती है, जैसे कि ये प्लेट और ये प्लेट आपस में इस तरह से कन्वर्ट करने वाली, कोलाइड करने वाली है, तो मान लो कि ये वाली प्लेट जो है वो डेंसर है और ये वाली प्लेट रेयरर है, तो ये क्या होता है कि ये प्लेट नीचे जाती है, ठीक है, इस तरह से, और ये रेयरर प्लेट ऊपर आती है, यहाँ पे फिर बनता है वॉल्केनो। और दूसरी बात ये, यहाँ पे नहीं एग्जैक्टली यहाँ थोड़ा आगे बनता है वॉल्केनो, क्यों? क्योंकि ये जो प्लेट सबडक्ट हुई है ना, ये नीचे जाते जाते बहुत ज्यादा इसके ऊपर थर्मल प्रेशर पड़ने लगता है, और थर्मल प्रेशर के चलते यहाँ पे ये जो रॉक है ये मेल्ट होने लगती है, यहाँ पे रॉक के मेल्ट होने से लावा जनरेट होने लगता है, और इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि ये ऊपर आने लगता है लावा, और यहाँ पे इस तरह से वॉल्केनो के थ्रू बाहर इरप्ट होता है। तो जरा देखना, ये दो प्लेट्स है, ठीक है, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही है, कोलाइड कर रही है, ऐसे में ये वाली प्लेट जो है ये डेंसर है इसलिए ये नीचे चली गई, ओके, और ये जो रेयरर प्लेट है वो इस तरह से आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इनके यहाँ पे जुड़ने से क्या होगा, कोलैप्स होने से क्या होगा, यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, ट्रेंच वगैरह बनेगा, माउंटेन वगैरह बनेगा, लेकिन वॉल्केनो थोड़ा आगे जाके बनता है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो प्लेट सबडक्ट हुई है यहाँ पे, ये इसने लावा क्रिएट किया है, और लावा के कारण ये इस तरह से बाहर जा रहा है ये लावा, ओके। तो ये बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इस तरह से सबडक्शन जोन का, और सबडक्शन जोन के कारण यहाँ पे वॉल्केनोस क्रिएट होते हैं। दूसरा एक तरीका है हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का, यानी कि एक प्लेट के अंदर ही कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हॉटस्पॉट लोकेटेड है, और जो भी प्लेट इसके ऊपर से आती जाती है वहां पे ये वॉल्केनो फटता रहता है, या ये जो लावा बाहर इरप्ट हो रहा है वो होता रहता है। तो ये बेसिकली हॉटस्पॉट क्या होता है, एक जोन ऑफ मैग्मेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट के बीच में आ सकता है, बाउंड्री पे आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। ये हॉटस्पॉट अपने आप में स्टेशनरी होता है, लेकिन इसके ऊपर से टेक्टोनिक प्लेट्स गुजरती हैं, और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हॉटस्पॉट है, ठीक है, अब आप इस इधर से ये प्लेट गुजार रहे हो, तो यहाँ पे जो जो भी इसके ऊपर आएगा, ठीक है, वहां वहां पे वॉल्केनो फटता जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, आइलैंड फॉर्मेशन, वॉल्केनो फॉर्मेशन होता जाता है, और यही हुआ है हवाईयन वॉल्केनो चेन के साथ। जो हवाई की बात करें ना, हवाई में जो वॉल्केनो की चेन है वहां पे यही हुआ है बेसिकली, ठीक है, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म वहां पे बेसिकली हुआ है, ओके। अब देखो वापस आते हैं हमारे आर्टिकल पे, और देखो ये बेसिकली मोना लोआ जो है, हवाई का 5 आइलैंड है बेसिकली, और 5 में से एक जो बिगेस्ट आइलैंड है वो मोना लोआ है। ये आता है जो किल्यू वॉल्केनो है उसके पास में ही, ठीक है। किल्यू वॉल्केनो भी एक अभी इरप्ट हुआ था रिसेंटली, 2018 में इरप्ट हुआ था, 700 घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया था, बहुत ज्यादा लावा निकला था, ठीक है। मोना लोआ जो है लास्ट 38 ईयर्स में बहुत बार इरप्ट हुआ है, ठीक है। जैसे लास्ट 38 ईयर्स में अभी आप देखोगे तो 1843 से लेके 33 टाइम्स ये इरप्ट हुआ है, ओके। अच्छा, मोना लोआ और कील्यू में क्या डिफरेंस है? कील्यू जो है वो हल्का सा इस तरह से बैठा हुआ है, जबकि मोना लोआ जो है वो इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा इस तरह से ज्यादा हाइट वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ से वॉल्केनो इरप्ट होगा ना, तो ये क्योंकि टॉलर है तो इसीलिए, और इसके स्टीप स्लोप्स भी होंगे, इसीलिए लावा जो है हिल साइड तक ज्यादा जल्दी जा पाएगा। जैसे यहाँ पे अगर इरप्ट हो रहा था तो क्योंकि यहाँ पे स्टीपनेस कम थी इसलिए धीरे धीरे लावा नीचे पहुंच रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि स्टीपनेस ज्यादा है इसीलिए लावा बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, ओके। दूसरी चीज ये, क्योंकि यहाँ पे इतना एरिया इसको मिल गया तो लावा का स्टोरेज भी ज्यादा हो सकता है, ओके। दूसरी चीज, वॉल्केनो जो है, वॉल्केनो इरप्ट कहाँ से हो सकता है, तो जनरली वेंट से ही ओपन, यहाँ पे मेनली जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, वेंट जो होता है वहीं से इरप्ट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि साइड से भी इरप्ट हो सकता है, ओके, डिपेंड करता है। अब मॉनिटर कौन कर रहा है मोना लोआ को, तो हवाई का एक वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी है, 60 जीपीएस सेंटर्स लगाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, और इसके थ्रू ये यहाँ पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, मोना लोआ किस तरह का वॉल्केनो है, तो याद रखना मोना लोआ जो है वो शील्ड टाइप ऑफ वॉल्केनो है, ठीक है, शील्ड वॉल्केनो। अब देखो भाई, शील्ड वॉल्केनो इन सब में क्या डिफरेंस है? ये वाला जो है ये फिशर वॉल्केनो है। फिशर वॉल्केनो का मतलब क्या है कि यहाँ पे नीचे लावा का सेंटर, लावा पूरा भरा हुआ है, और लावा जो है ये इस तरह से इरप्ट हो रहा है, और यहाँ पे कोई प्रॉपर बहुत बड़ा इरप्शन, एक्सप्लोसिव इरप्शन नहीं है, धीरे धीरे इरप्ट हो रहा है, और इस तरह से यहाँ पे फ्लैट बन रहा है एक सर्फेस, ओके। दूसरा है ये लो विस्कस लावा है, ठीक है, यानी कि बहुत आसानी से फ्लो नहीं होता, धीरे धीरे फ्लो होता है, गाढ़ा लावा है, ओके। और इसीलिए ये यहाँ पे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, शील्ड वॉल्केनो बनाता है इस तरह से, ठीक है, थोड़ा बैठा हुआ। इसके बाद तीसरा है कंपोजिट। कंपोजिट जो है ये हाई विस्कस लावा है, सॉरी मैंने दूसरा गलत बता दिया था,
शील्ड वॉल्केनो जो वो लो विस्कस लावा यानी कि विस्कोसिटी कम है, गाढ़ापन कम है, ठीक है। तो यहाँ पे गाढ़ापन कम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ये लावा होगा और बहुत ज़्यादा लिक्विड लावा होगा, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि ये लावा जो है बहुत दूर तक जाता है, एक जगह सेटल नहीं हो पाता, ठीक है। कोई चीज़ अगर बहुत दूर तक जा रही है तो वो हाइट नहीं गेन करेगी ना। अगर कोई चीज़ यहाँ पे बहुत विस्कस है, गाढ़ी है, तो वो क्या करेगी, बहुत दूर तक नहीं जाएगी, वहीं पे हाइट गेन करने लग जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कि जो कंपोजिट वॉल्केनोज होते हैं हाइट में ज़्यादा होते हैं इस तरह से। क्यों? क्योंकि इनका लावा बड़ा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। और चौथा होता है कैल्डेरा, जो कि क्या होता है, यहाँ से वॉल्केनो इरप्ट होता है, ओके, और इतनी तेजी से, इतनी एक्सप्लोसिव तरीके से इरप्ट होता है कि यहाँ से पूरा फट ही जाता है, ओके। तो कैल्डेरा में बेसिकली ऐसा होता है कि इतना एक्सप्लोजन से यहाँ पे इरप्शन होता है कि ये पूरा फट ही जाता है और यहाँ पे एक ऐसा डिप्रेशन सा, लेक सा बन जाता है, ओके। तो ये बेसिकली मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे जो मोना लोआ और जो भी हवाईयन आइलैंड है ना, हवाईयन जितने भी वॉल्केनोज हैं, ये सारे शील्ड टाइप के वॉल्केनोज हैं। शील्ड वॉल्केनो क्या होता है, जिसमें जो लावा होता है काफी लिक्विड होता है, लो विस्कोसिटी का लावा होता है, ठीक है। और लो विस्कोसिटी का होने के कारण यहाँ पे जब ये एमिट होता है तो ज्यादा देर ठहरता नहीं है, दूर दूर फैलता जाता है, ओके। और इसीलिए इसकी हाइट जो होती है ना बहुत कम होती है। देखो इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ये वॉल्केनो देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो जितनी तेजी से यहाँ पे लावा फैलता है ना, उतनी दूर तक ये बनता है, ओके। और इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी हाइट नहीं गेन कर पाता। तो यहाँ पे हवाईयन वॉल्केनो शील्ड वॉल्केनो का टाइप है। इसके अलावा आप देख सकते हो फ्लड वॉल्केनो, सिंडर कोन, कंपोजिट वॉल्केनो। अब देखो शील्ड वॉल्केनो का जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट वॉल्केनो। इसमें क्या होता है कि बहुत विस्कस लावा होता है। विस्कस यानी कि गाढ़ा लावा होता है। गाढ़ा लावा होने के कारण क्या होता है कि जब भी, जैसे मान लो यहाँ से इरप्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये इतना गाढ़ा है कि बहुत दूर तक जा ही नहीं पाता, उससे पहले ही ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे एक, यहाँ पे एक लेयर बन गई, फिर अगली बार इरप्ट हुआ तो इस तरह से लेयर बन गई, ओके। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ये बहुत हाइट गेन कर लेता है, ओके। तो ये है कंपोजिट वॉल्केनो। माउंट बेकर, माउंट रेनियर, माउंट हुड, ये सब जो है इसके टाइप्स है, ठीक है, इसके एक तरह से एग्जाम्पल है। एक होता है वोल्केनिक डोम और एक होता है कैल्डेरा। चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो है पेपर 3 से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से। इसमें बताया गया है कि किस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है फॉर इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी, ठीक है। ड्रग डिलीवरी के लिए इफेक्टिवली हम किस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो गोल्ड मशरूम कॉम्बो है। गोल्ड मशरूम कॉम्बो के थ्रू हम किस तरह से ड्रग डिलीवरी को ईज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेडिसिन को ईजी डिलीवरी के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक गोल्ड वगैरह यूज करके, सुपर मशरूम यूज करके ग्रेटर इफिशियंसी के साथ ड्रग डिलीवरी की कोशिश की है। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की, ठीक है। ये कॉडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स कैसे बनाए गए हैं, ये इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, 4 इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस, ये एक चीज ली गई है। ये कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस क्या है, ये एक पैरासाइट फंगस है, ठीक है। हाई वैल्यू पैरासाइट फंगस है जिसको लैब में ग्रो किया गया है, ठीक है। तो ये कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस एक फंगस है। इसके साथ ये गोल्ड सॉल्ट्स यूज किए गए हैं, ठीक है। ये गोल्ड सॉल्ट्स को साथ में यूज करके ड्रग डिलीवरी को एक इजी ड्रग डिलीवरी बनाने की कोशिश की गई है। एकदम इफिशिएंट ड्रग डिलीवरी बनाने की कोशिश की गई है कि ह्यूमन बॉडी में जहाँ पे इस ड्रग की जरूरत है सीधे वहीं जाके ये हिट करे, ठीक है। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है सेल्स में उसको बेटर करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, ओके। और यहाँ पे सुपर मशरूम इसको कहा जा रहा है, कॉर्डिसेप मिलिटैरिस को, ये जो फंगस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, बायो एक्टिव कंपोनेंट भी है ये, ओके। और इसके साथ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स यूज किए जा रहे हैं पेनिट्रेशन के लिए। अब देखो जरा समझना, नैनो बायोटेक्नोलॉजी का ये एग्जाम्पल है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है कि यहाँ पे नैनो स्केल पे, नैनो स्केल यानी कि 10⁻⁹ मीटर, ये होता है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ओके। तो जो 10⁻⁹ मीटर है उसको बोलते हैं नैनो स्केल। तो नैनो स्केल के ऑब्जेक्ट्स को हम जब बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, दैट इज नैनो बायोटेक्नोलॉजी, ओके। और बायो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जब हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को यूज करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, ओके। तो अभी हम यहाँ पे नैनो बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ओके। इसमें क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी मतलब कि बहुत ही छोटे स्केल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं फॉर बायोटेक्नोलॉजी और फॉर मल्टीपल थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे हम हेल्थ केयर में भी इसको यूज करते हैं। और इसको यूज कैसे करते हैं, हम टारगेट करते हैं ट्यूमर्स को, ड्रग डिलीवरी को, या फिर मेडिकल इमेजिंग को। अभी क्या होता है, जैसे कैंसर है, समझ लो किसी पर्सन को कैंसर है। अब इस कैंसर के जो सेल्स हैं उनको हिट करना है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट भेज दोगे, ऐसी मेडिसिन भेज दोगे बॉडी के अंदर जो यहाँ पे सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, तो ऐसे में सारे सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो नुकसान होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये मेडिसिन सीधे कैंसर सेल्स के तरफ ही जाए और किसी को न हिट करे। तो ऐसे में ये मेडिसिन को सीधे कैंसर सेल्स की तरफ भेजना है अगर हमको, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं कि जाके
सीधे ड्रग डिलीवरी इफिशिएंट तरीके से करें। तो कैंसर डिटेक्शन में, ट्रीटमेंट में, ड्रग डिलीवरी में, इमेजिंग में, डायग्नोस्टिक्स में, रीजनरेटिव मेडिसिन बनाने में, स्मार्ट पिल्स बनाने में, वैक्सीन डेवलपमेंट में, इन सभी में नैनो टेक्नोलॉजी यूज होती है। ओके, आगे बात करते हैं कॉर्डिसेप मिलिटैरिस की। कॉर्डिसेप मिलिटैरिस को ही यहाँ पे सुपर मशरूम कहा जा रहा है, ठीक है। क्यों कहा जा रहा है सुपर मशरूम? क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे इसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे यूजेस हैं मेडिसिन के एरिया में। और ये क्या है, एक पैरासाइटिक फंगस काइंड ऑफ चीज है, ठीक है। और इसको लैब ग्रोन फंगस है, ठीक है, जिसको फ्रीज ड्राइंग के थ्रू बनाया जाता है -80 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, इसके साथ जो नेचुरल कॉर्डिसेप है, इसको बहुत मुश्किल से ये मिलता है, और अगर मिलता है और अगर इसको ड्राई करके आप बेचोगे तो 8 लाख रुपए का बिकता है पर केजी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सुपर मशरूम क्या है, कॉर्डिसेप मिलिटैरिस क्या है। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है राइसैट 2 सैटेलाइट। राइसैट 2 सैटेलाइट न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसीलिए क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये वापस लौट चुकी है, री एंट्री कर चुकी है, और वो भी अनकंट्रोल्ड री एंट्री हुई है। तो पहली चीज तो ये एक सैटेलाइट है, इसरो की सैटेलाइट है, जिसको 2009 में लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च हुई थी PSLV-C12 के थ्रू, ठीक है, जो हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है C12, उसके थ्रू इसको लॉन्च करवाया गया था, ठीक है। और अभी इसका टाइम ड्यूरेशन ये माना गया था कि 4 साल मैक्सिमम चले, बस उतना ही हमको चाहिए। लेकिन इसमें अच्छा सब मेंटेन हो गया, तो 13 ईयर्स तक चल गई, ठीक है। लेकिन अभी 13 ईयर्स बाद इसका फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल खत्म होने के कारण ये वापस आ गई अर्थ पे। 300 kg की ये थी, और अनकंट्रोल्ड एंट्री इसने की है इंडिया के इंडियन ओशन में, ठीक है। इंडिया के पास इंडियन ओशन में, जकार्ता के पास में। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो ऑर्बिटल डाटा है उससे भी हमको पता चल गया था कि री एंट्री कब होगी। और इस री एंट्री से ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल्ड है तो किसी के ऊपर गिर गया या क्या। इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण बर्न हो चुके थे, ठीक है। तो हीट थर्मल प्रेशर में ये सब हो चुका था। तो ऐसा है, ठीक है। अब देखो रीसेट क्या है, रीसेट 2 सैटेलाइट। बेसिकली रीसेट 2 सैटेलाइट को 4-5 साल के लिए भेजा गया था, ठीक है। और ये किया गया था कि हमारे आसपास जो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ना बॉर्डर्स के थ्रू, पाकिस्तान से इंडिया में, इसको रोका जा सके, इसको मॉनिटर करना था, ठीक है। अभी थर्ड इंडियन रीसेट को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था 10 सालों के लिए, ठीक है। अब रीसेट 2 जो है वो एक्स बैंड का यूज करती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड है उसमें, एक्स बैंड का यूज करती है रीसेट 2। सिंथेटिक अपर्चर रडार है इसमें, ओके। और इसमें अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली सेंस वगैरह कर सकती है। रडार के ऊपर काम करती है, रडार सैटेलाइट है, ठीक है, याद रखना। इसके साथ आर्म्ड फोर्सेस, एग्रीकल्चरल फोरकास्ट, रिलीफ एजेंसीज के लिए काम करना, ये सब काम कर सकता है रीसेट 2। इसके साथ कुछ और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो ये रीसेट 1 का है डायग्राम, लेकिन रीसेट 1 इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रडार सैटेलाइट क्या होता है। रडार सैटेलाइट और ऑप्टिकल सैटेलाइट, एक होती है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, जिसमें क्या होता है कि ये सैटेलाइट है, ठीक है, यहाँ पे ये सन है, ओके। सन ने यहाँ पे सनलाइट भेजी, सनलाइट जो रिवर्स होके आई, इस सनलाइट जो रिवर्स होके आई है, सनलाइट जो रिफ्लेक्ट होके आई है, इसके थ्रू ये ऑप्टिकल सैटेलाइट जो है वो पता लगाती है हर चीज का, ठीक है। लेकिन जो दूसरी है रडार सैटेलाइट, रडार सैटेलाइट क्या करती है, खुद से अपना एक रेडियो सिग्नल भेजती है और उसको वापस से रिसीव करती है, उस बेसिस पे सारी चीजें पता लगाती है। तो रडार सैटेलाइट दिन या रात कभी भी काम कर सकती है, लेकिन ऑप्टिकल सैटेलाइट, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सिर्फ तब काम करेगी जब सनलाइट होगी। यानी कि सिर्फ दोपहर दिन के टाइम पे काम करेगी, रात में काम नहीं करेगी। जब बारिश का मौसम होगा तब भी ऑप्टिकल सैटेलाइट काम नहीं करेगी, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। डिक्लाइन इन प्री प्राइमरी एनरोलमेंट्स कंटिन्यूड इन 2021-22। तो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ कुछ यूं है कि गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई, गवर्नमेंट की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट आई, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो प्री प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, जो एनरोलमेंट्स हो रहे थे, वो अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन इनमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि प्री प्राइमरी क्लासेस जो 2021-22 में डाटा कलेक्ट किया गया, उसमें देखने को मिला कि प्री प्राइमरी क्लासेस में जो एनरोलमेंट है वो गिर रहा है। और गिरा हुआ कितना कितना यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, 30% विथ कंपैरिजन टू जो प्री कोविड लेवल थे। तो जब कोविड के पहले वाला टाइम था उसमें 30% ज़्यादा एनरोलमेंट होते थे, अभी 30% कम एनरोलमेंट हो रहे हैं। ये एक तरह से ये भी दिखाता है कि जो सबसे बड़ा ब्रंट यहाँ पे फेस किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करी अगर किसी ने, तो वो है छोटे बच्चे, ठीक है, जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है, पढ़ाई का लर्निंग लॉस हुआ है, क्योंकि वो तो नहीं चला सकते ना ये ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह, वो यूज़ नहीं कर सकते। तो उनका यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। साथ में प्राइमरी क्लासेस में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। और पहली बार हुआ है पेंडेमिक के बाद कि यहाँ पे एक डिक्लाइन आपको स्कूल्स में देखने को मिला है, ठीक है, क्लोजर्स के कारण, टीचर्स के लैक के कारण ये सब भी हुआ है। कंप्यूटर फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये भी 44% स्कूल्स के पास ही कंप्यूटर फैसिलिटी थी। और दूसरी बात, जहाँ इंटरनेट की बात करते हैं तो सिर्फ 33% स्कूल हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है।
ओके। तो ये कुछ डाटा है जिसको आप जीएस पेपर 2 में यूज कर सकते हो, एसेज वगैरह में भी आप इसको यूज कर सकते हो ना। देखो जब बात हो रही है एजुकेशन की तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में आर्टिकल 45 मेंशन है। आर्टिकल 45 ये कहता है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट सभी वो बच्चे जो 6 से लेके देखो यहाँ पे वो सभी बच्चे जो कि यहाँ पे 14 ईयर्स के एज ग्रुप तक के हैं, ठीक है, उन सभी को यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। और ये कैसे 10 साल के अंदर अंदर ये काम शुरू हो जाना चाहिए कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 में, यानी कि 50 मान लो चलो 1950 में, तो 1960 तक इसको लागू करना था कि 45 आर्टिकल 45 ये बोलता है कि जो भी 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, ठीक है, जो हमारे लिए एक फंडामेंटल राइट बन जाता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आया था, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में आया वो बोलता है कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इसको एक फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए, सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाने से काम नहीं चलेगा। तो आर्टिकल 45 जब आया तो आर्टिकल 45 में बोला गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर भी होनी चाहिए 6 साल तक के बच्चों के लिए भी। और साथ में आर्टिकल 21A ने ये भी बोला कि भाई यहाँ पे आरटीई एक्ट आएगा, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आएगा। 2005 में ये एक्ट भी आया, 2009 में सॉरी ये एक्ट भी आया। और इसके साथ में सर्व शिक्षा अभियान भी आया, जिसमें बेसिकली कोशिश यही की गई कि एलिमेंट्री एजुकेशन सभी को यहाँ पे अफोर्डेबल एक्सेसिबल हो, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए इसका, ठीक है। तो यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान था जो यहाँ पे सबकी कोशिश कर रहा था एलिमेंट्री एजुकेशन देने की। आर्टिकल 45 था, आर्टिकल 21A था, और अगेन आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी था। आरटीई एक्ट की बात करें, राइट टू एजुकेशन 2009 का एक्ट है। 86 अमेंडमेंट आया था 2002 में, जिसने बोला कि आर्टिकल 21A ऐड होगा, यानी कि एक फंडामेंटल राइट ऐड हुआ कि सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल के 6 टू 14 साल के हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। साथ में जो भी जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी अंडर दिस आरटीई एक्ट ऑल्सो, ओके। तो एक प्रॉपर स्टेचुटरी बैकिंग भी मिल गई इस चीज को, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिटरेसी ट्रेंड फिर किस तरह से बदला है, ओके। जेंडर गैप हमारी कम हुई है लिटरेसी में। टोटल जो हमारा कुल मिला के जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ा है हमारा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस आरटीई एक्ट। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। Going beyond Amur Falcons, Nagaland to celebrate avian diversity undertake census। तो बेसिकली जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। हुआ कुछ यूं है कि नागालैंड में बर्ड्स का सेंसस हो रहा है। बर्ड्स का सेंसस यानी कि बर्ड्स की गणना हो रही है कि कितनी क्या बर्ड्स हमारे देश हमारे नागालैंड में है। तो नागालैंड जो है यहाँ पे पहली एवियन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज हो रही है। पहले क्या होता था, सिर्फ एमर फाल्कन्स ये एक बर्ड है, ठीक है, जो माइग्रेटरी बर्ड है, सिर्फ इनको ही काउंट किया जाता था। अभी यहाँ पे जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, उन सभी को यहाँ पे मैप किया जाएगा। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। और इस फेस्टिवल का नाम है तोकू एमंग फेस्टिवल, ठीक है। और ये तोकू एमंग फेस्टिवल में नागा कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट करने वाली है। और नागा फेस्टिवल यहाँ पे बेसिकली अमर फाल्कन्स के लिए ये फेस्टिवल मनाती है। आप देखोगे नागालैंड में एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड है, कल्चर है कि यहाँ पे बर्ड्स को बहुत पूजा जाता है, बर्ड्स की बहुत पूजा होती है। बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके कल्चर, इनके हेरिटेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एमर फाल्कन जैसे हो गया, ठीक है, और दूसरे भी बर्ड्स को अब यहाँ पे सेंसस किया जा रहा है। तो इनके लिए अलग अलग यहाँ पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो है ये अभी चल रही है नवंबर 4 to 7 में, ओके। और इसमें जितने भी एवियन बर्ड्स हैं उनको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसके साथ में आमर फाल्कन तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में आपको पता होगा ये बर्ड को आप जानते होंगे, इसका नाम है हॉर्नबिल, बहुत ही फेमस बर्ड है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अलग से मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही रिवर्ड सी बर्ड है ये, ठीक है। देख रहे हो कितनी सुंदर सी बर्ड है। तो जितनी भी बर्ड है ना, बहुत ज्यादा अच्छा एक हेरिटेज एक कल्चर है यहाँ पे नागालैंड में इनको पूजने का, प्रोटेक्ट करने का। एमर फाल्कन की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में आती है, नागालैंड मणिपुर में आती है माइग्रेट करके, ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। इसमें वोखा डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में, ठीक है, जहाँ पे ये स्पेशली रुकती है। तो इसको साइलेंट जोन भी बनाया गया है नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली स्टॉप ओवर आता है जो यहाँ पे ये बर्ड्स है इनका। और रशिया, चाइना, अफ्रीका इन एरिया से यहाँ पे फ्लाई करके यहाँ आती है ये बर्ड्स, ओके। इसके साथ नागालैंड में एक नागालैंड को नाम मिला हुआ है फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आमर फैल्कन आपको देखने को मिलती है, ओके। और एकदम यूनिक इरिप्लेसेबल पार्ट है यहाँ पे नागालैंड की बायोडाइवर्सिटी का आमर फैल्कन, ओके। अच्छा अच्छा, ये बात करी थी ना मैं हॉर्नबिल की, तो हॉर्नबिल को आप देखोगे तो आईयूसीएन की कैटेगरी जो है, आईयूसीएन की 9 कैटेगरीज में इसमें वल्नरेबल कैटेगरी में यह आता है, ओके। दिसंबर 1 से दिसंबर 10 तक इसका फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। दूसरी बात करें एमर फाल्कन की, तो ये जो है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है।
है IUCN के, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, ओके। और नागालैंड के साथ साथ मणिपुर, आसाम में भी ये देखा जाता है। अभी देखो इसका इस तरह से ट्रेंड होता है कि यहाँ से चाइना वगैरह से, अफ्रीका रशिया से आता है हमारे इंडिया में, यहाँ साउथ अफ्रीका से भी आता है हमारे इंडिया में। तो बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एमर फाल्कन काफी टाइम तक रुकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स मस्ट इन ऑल पुलिस स्टेशन। पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है इसको। अब देखो हुआ ये है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारा, ठीक है, 2015 का, उसके अंदर भी ये सेक्शन है। और अभी इसके बारे में ऑलरेडी अलग से भी बात हुई है, ठीक है। मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ऐसा है कि जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें एक अलग पुलिस ऑफिसर रखा जाएगा जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा, ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हर पुलिस स्टेशन में अलग से रखा जाएगा, जिसका काम होगा जो भी बच्चों वाले केसेस है, चिल्ड्रन जिसमें भी इन्वॉल्व है, उन केसेस को थोड़ा सा देखना संभालना, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो केसेस हैं, क्राइम्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे फिर वो सेक्सुअल असॉल्ट हो या फिर मर्डर्स हो या फिर पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी यही कहता है कि होम मिनिस्ट्री ने भी सेम चीज कही है कि भाई ये एक्ट भी यही कहता है और हम भी ये कह रहे हैं कि कम से कम एक ऑफिसर हर पुलिस स्टेशन में ऐसा होना चाहिए जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए काम करे, चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम करे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें आप देखोगे सेक्शन 107 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, वो ये कहता है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के बारे में बात होती है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के बारे में बात होती है। इसमें कहा गया है हर पुलिस स्टेशन में कम से कम एक ऑफिसर जो कि कम से कम सब इंस्पेक्टर की रेंज का है और जिसके पास अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छा ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स चिल्ड्रन, टुवर्ड्स चाइल्ड वेलफेयर, वो यहाँ पे अलग से उसको एक अलग ऑफिसर आप बनाओगे, चिल्ड्रन वेलफेयर पुलिस ऑफिसर बनाओगे, ओके। और इसमें ये अलग तरीके से यहाँ पे डील करेंगे बच्चों के साथ। और दूसरी चीज ये कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स भी बना सकती है हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी में, ठीक है, जहाँ पे कम से कम एक पुलिस ऑफिसर हो DSP रैंक का, ओके। और साथ में 2 सोशल वर्कर्स उसके साथ में इंक्लूडेड है, एक, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पुलिस ऑफिसर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में रहेंगे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, ओके। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो बनाई जाएगी उसमें रेलवे पुलिस को भी इंक्लूड किया जाए, ओके। अब देखो यहाँ पे कौन पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं, तो सीनियर सिविल ऑफिसर, सिविल पुलिस ऑफिसर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये सब अपॉइंट हो सकते हैं एज अ चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, ओके। अच्छा ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज के केसेस बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो किस तरह से 2015, 16, 17 में कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी ये कहता है कि हर पुलिस स्टेशन में कम से कम एक ऑफिसर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है, अच्छा एप्टीट्यूड है, अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छा ओरिएंटेशन है, इसको हम अलग से चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हमको रखना चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा फेडरल हाइक्स रेट्स अगेन, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडियन मार्केट्स इन्वेस्टर्स। तो पेपर 3 से इकोनॉमी से इसको कनेक्ट करोगे, ठीक है। इसमें देखो ध्यान रखना कि फेडरल हाइक्स, यहाँ पे बात हो रही है यूएसए के जो फेडरल रिजर्व बैंक की बात हो रही है, ठीक है। जैसे हमारा आरबीआई है वैसे इधर फेडरल रिजर्व है। तो इधर बात हो रही है कि भाई जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है, इन्होंने फिर अपने रेट्स बढ़ा लिए हैं, 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। क्यों किया है ऐसा? तो देखो यूएसए में भी इन्फ्लेशन बहुत है, ठीक है, आप सभी को पता है वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो बहुत इन्फ्लेशन सब जगह है। हर कंट्री चाहती है अपना इन्फ्लेशन काउंटर करना, और इन्फ्लेशन काउंटर करना है इसका मतलब क्या, कि लोगों के हाथ से लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी तभी डिमांड कम होगी। और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ा, यूएस को भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े। इंटरेस्ट रेट अगर यूएस बढ़ाएगा तभी तो यहाँ पे लोग बोरो नहीं करेंगे, बोरोइंग कैपेसिटी लोगों की कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम होगा। तो यूएसए का कहना है कि हमने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये स्टेप लिया है। लेकिन इसका क्या असर पड़ सकता है बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया पे, इसका क्या असर पड़ेगा? पहला असर, जो सबसे पहला असर पड़ेगा वो ये कि जो लोग भी, जैसे ये मान लो यूएसए का कोई आदमी है, ठीक है, ये एक्स पर्सन यूएसए का है, ये आदमी यूएसए में अपने, इसके पास कुछ पैसे, मान लो 100 रुपए हैं, ठीक है, ये 100 रुपए बोलते हैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मुझे अच्छा रिटर्न मिले। तो पहले ये इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा था क्योंकि इंडिया में अच्छा परसेंट मिल रहा था, जैसे 5-7% मिल, 5-6% इसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो अगर 100 रुपए ये इन्वेस्ट करा था तो 105-106 रुपए इसको मिल रहे थे। अभी क्या हो गया, यूएस भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, तो यूएस में मान लो 3-4% इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। तो अब यूएस में अगर इन्वेस्ट करेगा तो 103-104 रुपए मिलेंगे। तो ये आदमी, एक्स आदमी सोचेगा कि भाई इंडिया में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी मगजमारी कर रहा हूँ और 105-106 मिल रहे हैं, इससे तो यूएस में ही डाल देता हूँ, 1-2 रुपए का ही तो फर्क है, और कम से कम यहाँ पे सिक्योरिटी तो है, सर्टेनिटी तो है। तो यहाँ पे ये आदमी एक्स, जिसने पहले इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया था, ये पैसा विड्रॉ करके अब यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स
इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे इंडिया से पैसा निकाल के दूसरी कंट्रीज में, यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारे देश में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो डॉलर वापस विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि इंडिया से जो डॉलर है वो गिर रहा है, इंडिया में जो डॉलर है वो कम हो रहा है, बेसिकली इसकी सप्लाई कम हो रही है। और इंडिया में जब डॉलर की सप्लाई कम होती है, इसका मतलब क्या कि डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और रुपी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो रुपी की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारी जो करेंसी है वो इसलिए गिर रही है और डॉलर इसीलिए उठ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये इंडियन मार्केट पे ये असर डाला। दूसरा, आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई भी देखो, आरबीआई को भी रेट फिर बढ़ाने तो पड़ेंगे, क्योंकि आरबीआई को भी इन्फ्लेशन से लड़ना तो है। लेकिन आरबीआई मोस्टली डोमेस्टिक फैक्टर्स के हिसाब से काम लेता है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन कैसा है, इन सब चीज़ों को देख के ही आरबीआई काम करेगा। तो हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है जो ये ध्यान रखती है कि कैसे रेट बढ़ाने, कम करने, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी तो हमारा रेट जो है इन्फ्लेशन का वो 7.4% चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारा थ्रेशोल्ड है 2 to 6% का, और इससे हम बाहर आ चुके हैं, ओके। तो ये पूरी बात ये है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के चक्कर में यूएस अपने रेट्स हाइक कर रहा है और उस चक्कर में इंडियन मार्केट को भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अभी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को बार बार अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी काफ़ी रोबस्ट मार्केट अभी भी बना हुआ है, काफ़ी रिजीलियंट मार्केट अभी भी बना हुआ है, और हमारे यहाँ पे भी अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट विल गिव अ गुड रिटर्न इन अ लॉन्ग रन, ओके। आगे बात करते हैं। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी की बात आप सभी को पता हो गया है, होप। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? वो एक ऐसी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, ओके। और इसके लिए हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, इन सबको यहाँ पे यूज करते हैं, ओके। इनको कंट्रोल करके हम फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ओके, हमारी पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए, ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इकोनॉमी कैसे काम करती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं ऑयल प्राइजेस अगर बढ़ रहे हैं, अगर ऑयल प्राइजेस बढ़ेंगे तो हमको ऑयल इंपोर्ट तो करना है। पहले हम 100 रुपये भर दे रहे थे, अब हमको 105 रुपये देने पड़ रहे हैं। यानी कि हमारा ये रुपए में भी नहीं, हम ये डॉलर में करते हैं, है ना। तो पहले $100 का खरीद रहे थे, अब वही उतना ही ऑयल $105 में आ रहा है। यानी कि हमारे डॉलर ज्यादा जा रहे हैं बाहर, डॉलर बाहर ज्यादा जा रहे हैं, और डॉलर कहाँ से आएंगे हमारे पास? डॉलर हम बोरो करते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, जितना हमने बोरो किया था वो बढ़ रहा है, घाटा बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन इसके चक्कर में बढ़ता जाता है, और अल्टीमेटली इसके कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो लोगों के हाथ में लिक्विडिटी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो रहा है एक साइड पे। दूसरी साइड पे ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लो है, इसके कारण जीडीपी भी लो है, फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास आ नहीं रहे क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और अल्टीमेटली रुपी हमारा वीकर हो रहा है। ये देखोगे तो यहाँ पे इकोनॉमी वीक और इकोनॉमिक ग्रोथ माइल्ड हो रही है। इस चक्कर में एम्प्लॉयमेंट हमारी गिरती है, सेविंग एंड परचेजिंग पावर हमारी गिरती है, और इन्वेस्टमेंट भी गिरती है। तो ये एक लार्जर टर्म का एक मैक्रो डायग्राम है जिसके थ्रू आप यहाँ पे इकोनॉमी को समझ सकते हो, ओके। ऑल राइट, अब आता है आपका आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, इसका आंसर आपको कमेंट करना है हमारे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना और आंसर देना, ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है आपकी मैपिंग एक्सरसाइज आज की, ठीक है, जिसमें आपको बताना है मैप में देख के गाजा स्ट्रिप को कौन कौन सी कंट्रीज ने सराउंड किया हुआ है, और डेड सी कहाँ पे लोकेटेड है, कौन कौन सी कंट्रीज ने इसको सराउंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके आज के, और यूपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन है। वोल्केनो के बारे में हमने इतना कुछ डिस्कस किया, तो वोल्केनो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एल्यूसिडेट द प्रोसेस ऑफ वोल्केनो फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स, ऑल्सो मेंशन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन रीसेंट टाइम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। 250 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। आंसर लिख के टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे भेज सकते हो। आई ट्राई टू इवेलुएट इट, अदरवाइज आपको अपना पीयर रिव्यू तो करना ही है, ओके। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर इवेलुएट करूंगी। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है तो जो एक्सरसाइज मैंने आपको एंड में दी है ना, उसको कंप्लीट करना मत भूलना, ठीक है। उसको प्रॉपरली फॉलो अप करना और कमेंट करना अपने आंसर्स, ओके। और उसी से आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो दैट वाज ऑल। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, अपने आंसर्स कमेंट करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।